Hey guys, welcome to our educational online platform. This is your buddy Om. आज हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी क्या कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है, कौन से एंजाइम्स काम आते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारे जो खाया हुआ खाना होता है, जो हमारा इनटेक होता है, उसको कैसे डाइजेस्ट करते हैं, इसके बारे में आज हमारी इस लेक्चर में बात हो गई। तो थोड़ा सा मैं बेसिकली बता दूँ कि अब जब हम खाना खाते हैं, ये कोई ह्यूमन बना लिया रैंडमली, हम लोगों ने कोई खाना इंटेक किया। जैसे खाना इंटेक किया, खाना खाया, तो सबसे पहले बक्कल कैविटी, माउथ के अंदर हम लेते हैं बक्कल कैविटी। इसके बाद वो खाना जाता है फेरिंग्स के अंदर, देन वो खाना जाता है इसोफेगस के अंदर, देन वो खाना जाता है स्टोमक के अंदर, देन वो खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर सीकम, फिर ऐसे डाइजेस्ट होता है तो लास्ट में रेक्टम के थ्रू बाहर, एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। सर ये हमें बात समझ में आ गई कि आपने एनाटॉमिकल चीज़ें तो बता दी कि खाना खाया वो बॉडी से बाहर कैसे गया, लेकिन इसके बीच में खाए हुए खाने का डाइजेशन कैसे हुआ, ऐसी कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन हुई और ऐसी केमिकल रिएक्शन करवाई किसने, इन सब बातों का रीजन हम लोग आज अपनी वीडियो में देने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताएंगे, पूरा एनसीईआरटी बेस है, सो थोड़ा सा अच्छे से फोकस करके इसको सीखेंगे। हमने बोला था कि सबसे पहले खाना कहाँ पे गया, बक्कल कैविटी के अंदर। बक्कल कैविटी की बात करूं, बक्कल कैविटी जिसके अंदर हम पता है कि हमारे जो सैलाइवरी ग्लैंड्स है वो सैलाइवा सीक्रेट करती है, उन्होंने सैलाइवा सीक्रेट कर दी। एक बात बोलो, एग्जाम का क्वेश्चन आया था कि जो सैलाइवा होता है या बक्कल कैविटी की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, वो होती है 6.8। इसको ध्यान रखना है कि बक्कल कैविटी की पीएच कितनी होती है, 6.8। हम जानते हैं कि जो न्यूट्रल पीएच होती है वो 7 होती है, इससे कम होता है वो एसिडिक होता है, लेकिन 6.8 जो 6.8 है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं है, बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं है, ये स्लाइटली एसिडिक है, बहुत थोड़ा सा एसिडिक मीडियम है माउथ के अंदर। तो इसकी पीएच का अमाउंट याद रखना, पीएच की काउंट याद रखना। ठीक है सर, समझ में आ गया। बक्कल कैविटी के अंदर सबसे पहले फूड गया, तो सर बक्कल कैविटी के अंदर फूड तो है, ये डाइजेशन कैसे होता है, क्या माउथ के अंदर हमारा डाइजेशन चालू हो जाता है? टोटल डाइजेशन तो नहीं होता, लेकिन बहुत कम अमाउंट में डाइजेशन चालू हो ही जाता है। कैसे सर? सैलाइवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है टायलिन, जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं सैलाइवरी अमाइलेज। टायलिन का दूसरा नाम क्या बोला हम लोगों ने, सैलाइवरी अमाइलेज। इसकी खास बात क्या होती है कि इसके अंदर लाइसोजाइम भी होते हैं, लार में लाइसोजाइम भी होते हैं। वो क्या करते हैं कि हमारी जो खाना होता है, हमारा जो खाना होता है उसके अंदर कई बार बैक्टीरिया, वायरस या कुछ अंदर चले जाते हैं, तो उनको मारने का भी काम करता है। लार का एक एक्स्ट्रा फंक्शन भी हो गया, और डाइजेशन भी करता है। डाइजेशन किसका करता है? सैलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज और आइसोमाल्टोज में बदल देगा। स्टार्च को किस में बदल देगा? माल्टोज और आइसोमाल्टोज में। स्टार्च क्या है? एक पॉलीसेकेराइड कंपाउंड है, और ये माल्टोज और आइसोमाल्टोज क्या है? ये डाइसेकेराइड कंपाउंड है। सर आगे बात समझ में कि जो हमारा बक्कल कैविटी जिसकी पीएच 6.8 है, उसमें टायलिन या सैलाइवरी अमाइलेज जिसको हम बोलते हैं, वो क्या करेगा, स्टार्च जो कि पॉलीसेकेराइड कंपाउंड है उसको माल्टोज या आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट कर देगा, सॉरी माल्टोज प्लस का आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट कर देगा, जो कि डाइसेकेराइड कंपाउंड है। समझ में आ गई सर बात? दूसरा हम बात करते हैं स्टोमक के अंदर। बक्कल कैविटी सर इसोफेगस में गया, फेरिंग्स में गया, फिर इसोफेगस में गया, उनमें डाइजेशन हुआ, उनमें ज़्यादा डाइजेशन नहीं होता। हम बात करते हैं मेन डाइजेशन के बारे में। स्टोमक और गैस्ट्रिक जूस, यानी स्टोमक होता है जो हमारा अमाशय होता है, उससे निकलता है गैस्ट्रिक जूस। उसकी पीएच कितनी होती है सर? उसकी पीएच होती है 1.8। 7 को हम लोगों ने न्यूट्रल बताया था, इससे कम वाले एसिडिक, इससे ज़्यादा वाले बेसिक। सर कम, ये तो बहुत कम है, 1.8 है। 1.8 मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो ये क्या करेगा, इस एसिडिक नेचर का रीजन क्या होता है कि इसके अंदर HCl मिलता है। HCl सर HCl है तो ये क्या करेगा, हमारे स्टोमक को जला देना चाहिए, इसको स्टोमक की जितनी भी सेल्स है उसको बर्न कर देगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जो हमारा HCl होता है
वो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि इनएक्टिव फेज में होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं कि एक इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर करूंगा, जो एसिड होते हैं, जो एसिड वो अपनी रिएक्टिविटी तभी शो करते हैं जब वो किसी हाइड्रिक चीज़ के साथ जुड़ते हैं, यानी उसके साथ OH जुड़ता है या फिर उसके साथ H2 मिलता है। तो उसको H2 नहीं मिलेगा HCl को, तो इतना डेंजरस नहीं है। ये पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या बताया सर, कि जो हमारा स्टोमक होता है, जो हमारा स्टोमक होता है, इसकी जो ये आउटर लेयर होती है, ये आउटर लेयर होती है, इसमें श्लेष्मा का कवच मिलता है, म्यूकस की लेयरिंग मिलती है, जो कि इस HCl से, इस स्टोमक की सुरक्षा करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है, इसको बचाती है। सर ये दूसरा रीजन समझ में आ गया कि पहला रीजन क्या था कि HCl इसको क्यों नहीं जलाएगा, कि उसको H2O मिलना जरूरी है। दूसरा रीजन क्या दिया कि इसके चारों ओर म्यूकस की कवरिंग भी है, जो कि HCl की रिएक्टिविटी को घटा देती है। सर ये बात समझ में आ गई। ये केमिकल रिएक्शन कैसे करेगा, स्टोमक के अंदर या फिर स्टोमक से निकलने वाला जो गैस्ट्रिक जूस होता है, उसके अंदर 3 एंजाइम पाए जाते हैं, रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज। ये जो होते हैं ये प्रोटीओलाइटिक एंजाइम होते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमारी बॉडी के कौन से पार्ट में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, प्रोटीन कहाँ पचता है, तो उसका सबसे बेस्ट आंसर जाएगा स्टोमक। स्टोमक के अंदर मोस्टली जितना भी प्रोटीन है उसका डाइजेशन हो जाता है। पहले एंजाइम की बात करते हैं हम लोग, रेनिन। रेनिन होता है वो गैस्ट्रिक जूस में इनएक्टिव फेज में पड़ा होता है। सर इनएक्टिव है, अक्रियाशील है, तो ये रिएक्शन तो करेगा ही नहीं, तो इसको एक्टिव बनाओ। एक्टिव इसको कौन बनाएगा, जो हमारा स्टोमक का जो HCl है ना, जो HCl है वो इस पे एक्शन लेगा और रेनिन को एक्टिव कर देगा, रेनिन को एक्टिव कर देगा। सर रेनिन एक्टिव हो गया, अब रेनिन क्या करेगा, रेनिन जो कैसीन प्रोटीन होता है, उस कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पेराकेसिनेट में कन्वर्ट कर देगा, कैल्शियम पेराकेसिनेट में कन्वर्ट कर देगा। ये रेनिन का समझ में आ गया। दूसरा पेप्सिन, ये भी हमारी बॉडी में इनएक्टिव फेज में होता है, यानी पेप्सिनोजन, ये GEN जिसके आगे लगा मतलब वो इनएक्टिव फेज में एंजाइम है, तो ये पेप्सिनोजन की फॉर्म में होता है। तो इसको सर पेप्सिन में कन्वर्ट करना है। क्यों कन्वर्ट करना है, हमारे प्रोटीन का डाइजेशन करवाना है। तो सर इसको एक्टिव करेगा कौन, अगेन जो HCl होता है ना, वही इस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, जो कि एक एक्टिव फेज होती है। इस एक्टिव पेप्सिन का क्या काम है, ये जो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन होता है, इसको पेप्टोन्स में बदल देता है। सर पेप्टोन्स क्या होते हैं, पेप्टोन्स एक्चुअल में आधा पचा प्रोटीन बोल सकते हैं इसको, यानी कि पूरा नहीं पचा प्रोटीन, आंशिक पचित प्रोटीन कौन होता है, पेप्टोन्स कहलाता है। सर ये भी समझ में आ गया, यानी कि टोटल डाइजेस्ट नहीं हुआ, यानी थोड़ा बहुत स्लाइटली डाइजेस्ट हो गया, ऑलमोस्ट डाइजेस्ट हो गया। तीसरा लाइपेज, ये नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि लाइपेज क्या गैस्ट्रिक जूस में मिलता है, हाँ थोड़ा मिलता है, ठीक है। और लाइपेज क्या काम करता है, फैट्स का जो वसा होती है उसको डाइजेस्ट करता है, यानी कि 100% फैट है तो उसमें से 1% फैट का ही, बहुत ही थोड़ा फैट, उसका डाइजेशन करता है। और किस में डाइजेस्ट कर देता है, फैटी एसिड प्लस का ग्लिसरॉल। सर 2 पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिए, बक्कल कैविटी का और स्टोमक का। इसकी pH 6.8 बता दी, इसकी 1.8 बता दी। सलाइवा से निकला सलाइवरी अमाइलेज, पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में। रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज किसके एंजाइम है, गैस्ट्रिक जूस के एंजाइम है। इनको एक्टिव कौन करता है, लाइपेज करता है। मेन काम क्या, सॉरी इनको एक्टिव कौन करता है, HCl करता है। रेनिन प्रोटीओलाइटिक एंजाइम, पेप्सिन भी प्रोटीओलाइटिक एंजाइम। जो प्रोटीन का मेन पार्ट होता है, जो प्रोटीन को मोस्टली डाइजेस्ट कहाँ किया जाता है, गैस्ट्रिक जूस या फिर स्टोमक में किया जाता है। ये हमारा एक पार्ट खत्म हो गया, बक्कल कैविटी, स्टोमक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपनी अगली बात को। अब हम अपनी अगली बात समझाते हैं कि बक्कल कैविटी, स्टोमक के बाद अगला पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेशन होता है इसको समझते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, एक ऐसे इरेगुलर सा पार्ट होता है। इसके अंदर जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है उससे बाइल आता है, और जो हमारा पैंक्रियाज आता है उससे पैंक्रेटिक जूस भी आता है। ये दोनों कहाँ से आते हैं, बाइल आता है गॉल ब्लैडर से, पैंक्रेटिक जूस आता है पैंक्रियाज से, और दोनों मिलकर के किसमें एंटर हो जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसे रिएक्शन करते हैं इसको समझना। जो बाइल होता है वो बाइल क्या करता है,
क्या डाइजेशन करेगा? डाइजेशन तो करेगा, लेकिन इसके अंदर एंजाइम नहीं होंगे। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो बाइल होते हैं उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते। सर बाइल किससे मिलके बना होता है, या फिर बाइल के अंदर कौन से कंपाउंड होते हैं? इसके अंदर फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझ लेना कि जो बाइल होता है उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते, नील होते हैं, लेकिन जो इसका कॉम्पोजिशन होता है वो फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल से मिलकर के बना होता है। तो सर बाइल क्या यूं ही सीक्रेट हो गया? नहीं नहीं, ये थोड़ा काम तो करेगा। क्या करेगा? ये एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज, लाइपेज का एक्टिवेशन करेगा, लाइपेज को क्रियाशील बना देगा। देन ये क्या करता है, जो फैट्स होते हैं ना, फैट्स होते हैं उनका थोड़ा बहुत डाइजेशन कर देता है। सर ये बात समझ में आ गई। देन पैंक्रियाटिक जूस कहाँ से आया था? पैंक्रियाज से आया था। इसकी पीएच हमें कितनी ध्यान रखनी है? 7.8। 7.8 मतलब 7 से थोड़ी सी ज़्यादा, स्लाइटली ज़्यादा। क्या हो गई? बेसिक। सर ये पॉइंट भी कवर हो गया। देन एंजाइम क्या बात करते हैं? इसमें एंजाइम मिलते हैं मोर देन 2 और 3। कैसे? पैंक्रियाटिक जूस के अंदर अल्फा एमाइलेज भी मिलेगा, ट्रिप्सिन भी मिलेगा, काइमोट्रिप्सिन भी मिलेगा, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज भी मिलेगा, लाइपेज भी मिलेगा और न्यूक्लियस भी मिलेगा। इन सबको हमें 1 बाय 1 देखना है कि कैसे ये केमिकल रिएक्शन करके डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है सर, आगे बात समझ में। अल्फा एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च को माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट कर देगा, पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर देगा। सर ये एमाइलेज था, ये तो हमारे बक्कल कैविटी के अंदर भी आया था। बक्कल कैविटी के अंदर भी इसने डाइजेशन किया था। कितना डाइजेशन किया था? 30% ऑफ स्टार्च। यहाँ पे कितना कर देगा? जो रिमेनिंग बचा पार्ट है उसका डाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा। कितना? अराउंड ऑफ 70%। सब बात क्लियर हो गई। दूसरा एंजाइम आता है ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन क्या करता है? जो प्रोटीन्स होते हैं उनको डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। सर ये भी क्लियर हो गया। देन आता है काइमोट्रिप्सिन। ये जो काइमोट्रिप्सिन होता है ये इनएक्टिव फेज में होता है, यानी काइमोट्रिप्सिनोजन। हमने पहले ही बताया था, जिसके लास्ट में जन आया मतलब वो इनएक्टिव फेज में। इस काइमोट्रिप्सिनोजन सर इनएक्टिव फेज में है, इसको एक्टिव बनाओ। एक्टिव कैसे बनाएंगे? इसको एक्टिव बनाएगा ये हमारा ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन होता है ये क्या करेगा? इस काइमोट्रिप्सिन को एक्टिव कर देगा। और ये काइमोट्रिप्सिन क्या काम करेगा? ये पेप्टोन्स को हम क्या बोलते हैं? आधा पचा हुआ प्रोटीन बोलते हैं, आंशिक पचित प्रोटीन होते हैं, स्लाइटली डाइजेस्ट प्रोटीन। जो क्या होता है? पेप्टोन्स होते हैं। पेप्टोन्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रेजेंस ऑफ काइमोट्रिप्सिन डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सर ये तीसरा एंजाइम क्लियर हो गया। फोर्थ वन इज कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये क्या होता है? ये भी इनएक्टिव फेज में होता है। सर इनएक्टिव है तो एक्टिव कौन करेगा? इसको भी एक्टिव करेगा ट्रिप्सिन विद द हेल्प ऑफ जिंक मेटल, विद द हेल्प ऑफ जिंक मेटल। ये एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि कौन से इनएक्टिव एंजाइम को किसकी हेल्प से एक्टिव किया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि ट्रिप्सिन किसको एक्टिव करता है, लाइपेज किसको एक्टिव करता है, कौन सा मेटल एक्टिव करता है। इन सबको हमें बहुत ही ध्यान से इसको ध्यान रखना है कि हमें कैसे इसको एक्टिव करवाया है। सर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज क्या करेगा? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो पेप्टोन्स है तो उसको डाइपेप्टाइड्स में बदल देगा, यानी काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का सेम फंक्शन। सर ये भी क्लियर हुआ। देन बात आती है लाइपेज की। लाइपेज हमने कहाँ पढ़ा था? स्टोमक में पढ़ा था। हमने बोला था कि जो स्टोमक होता है, जो हमारा अमाशय होता है, उसके अंदर कितना होता है? बहुत ही कम अमाउंट में हमारा लाइपेज होता है। तो सर यहाँ पे लाइपेज तो बहुत अच्छे अमाउंट में होगा, बिल्कुल बहुत अच्छे अमाउंट में होगा। सर लाइपेज का काम क्या बताया था? ये ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड मतलब फैट्स, उसको डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और जो डाइग्लिसराइड होते हैं वो मोनोग्लिसराइड में आगे और डाइजेस्ट हो जाते हैं। यानी कि अल्टीमेटली लाइपेज का क्या काम? लाइपेज क्या करेगा? ट्राइग्लिसराइड को डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड में तोड़ देगा, डाइजेस्ट कर देगा। अगला हमारा एंजाइम आता है न्यूक्लिएजेज। न्यूक्लिएजेज ये इसको ध्यान रखना है। इसको कैसे ध्यान रखना है? हम यहाँ पे न्यूक्लिएजेज पढ़ेंगे और जो आगे हम लोग बताएंगे वहाँ पे न्यूक्लियोटाइडेज बताएंगे। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। ये न्यूक्लिएजेज है, ये न्यूक्लिएजेज क्या करेगा? ये न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देगा। ये न्यूक्लियस क्या करेगा? ये न्यूक्लियस क्या करेगा? न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देगा। यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड की मोनोमर यूनिट होती है उसमें तोड़ देगा। किस में तोड़ देगा? न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देगा।
अब हम फाइनल डाइजेशन पे आ गए, यानी कि अब हमारे डाइजेशन का फाइनल स्टेप हम लोगों ने चालू कहाँ से किया था? बक्कल कैविटी से। बक्कल कैविटी से खाना इनटेक किया, वहाँ पे हम लोगों ने डाइजेशन करवा के बता दिया। देन स्टोमक के अंदर डाइजेशन करवा के बता दिया। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम बता रहे थे कैसे हो रहा था कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थी, इसके अंदर बाइल आया, देन पैंक्रेटिक जूस भी आया, और एक और कंटेंट ऐड हो जाता है सक्स एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं इसको, आंतरिक रस बोलते हैं। ये एंटेरिकस, ये जूस क्या करता है? ये भी डाइजेशन करता है। कैसे डाइजेशन करता है सर? इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं देखना। इसमें एंजाइम पाए जाते हैं डाइपेप्टाइडेज, एमिनोपेप्टाइडेज, माल्टेज, सुक्रेज, या फिर इसका दूसरा नाम होता है इन्वर्टेज, इन्वर्ट शुगर में बदल देता है, लैक्टेज, लाइपेज और न्यूक्लियोटाइडेज। ये हमारा फाइनल डाइजेशन का स्टेप है, ये हमारा फाइनल डाइजेशन है। सर इस फाइनल डाइजेशन को कंप्लीट कराओ। डाइपेप्टाइडेज क्या करेगा? डाइपेप्टाइड को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि हम लोग जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल से स्टार्ट करके आए थे, फॉर एग्जांपल प्रोटीन से स्टार्ट करके आए थे, वो अब अपने बिल्कुल मोनोमर यूनिट में आके रह जाएगा, यानी कि अब वो एमिनो एसिड में आ जाएगा, एमिनो एसिड में, क्योंकि हमारा चल रहा है फाइनल डाइजेशन, यानी कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स यूनिट्स थी वो अब अपने बिल्कुल छोटे छोटी यूनिट्स में आ जाएगी। स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने बक्कल कैविटी, स्टोमक या स्मॉल इंटेस्टाइन हम जो बता रहे थे, उसमें से टूटते 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 एंटेरिकस क्या करेगा? बिल्कुल मोनोमर यूनिट में आ देगा। ये डाइपेप्टाइड क्या करेगा? डाइपेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देगा। एमिनोपेप्टाइड्स क्या करेगा कि ऐसे पेप्टाइड या फिर जो उनमें कुछ ज़्यादा बॉन्ड्स बच जाते हैं, मोर देन 2, उनको ओलिगोपेप्टाइड्स बोलते हैं, और वो उनको डाइजेशन करके एमिनो एसिड में कन्वर्ट कौन करेगा? एमिनोपेप्टाइड्स कन्वर्ट करेगा। सर माल्टेज भी एंटेरिकस का पार्ट है। माल्टेज क्या करेगा? माल्टोज को 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, ये हमें ध्यान रखना है कि जब माल्टोज टूटता है तो ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, किसके प्रेजेंस में? प्रेजेंस ऑफ माल्टेज। सर ये भी क्लियर हो गया। ये सुक्रेज या फिर इसका दूसरा नाम भी हम बोलते हैं इन्वर्टेज। ये क्या करेगा? जो सुक्रोज होता है, शुगर होती है, उसको ग्लूकोज प्लस का फ्रुक्टोज में। सर इन्वर्टेज क्यों बोला? ये आप केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये हमारा जो होता है, जो भी हैंडेड होता है उसको फिर ये जो इसका घूर्णन होता है, इसकी कॉइलिंग होती है, इनको बदल देगा, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, या फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इनमें बदल देगा। तो फिर इनका टोटल हम लोग जो देखते हैं, पैरामीटर देखते हैं, तब इसमें उल्टा आता है, तब इसलिए इसको इन्वर्टेज एंजाइम बोला। इसको हम लोग बायोमोलिक्यूल चैप्टर में बता देंगे। लैक्टेज क्या करेगा? जो लैक्टोज होता है, जो मिल्क शुगर होती है, जो दूध में पाई जाने वाली शुगर होती है, उसको ग्लूकोज प्लस का गैलेक्टोज में बदल देगा। जो ग्लैक्टोज होती है इसको ब्रेन शुगर भी बोलते हैं। जो ग्लैक्टोज होती है उसको ब्रेन शुगर भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ब्रेन शुगर कौन? ग्लैक्टोज। लाइपेज क्या करेगा? लाइपेज तो सर बहुत टाइम से काम करते हुए आ रहा था, बहुत लंबा लंबा काम कर दिया इसने। अब इसका क्या काम? वही काम फैट्स को किस में कन्वर्ट करेगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। सर न्यूक्लियोटाइडेज, आपने पहले बोला था कि न्यूक्लिएज और न्यूक्लियोटाइडेज में डिफरेंस रखना है। न्यूक्लिएज हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? पैंक्रियाटिक जूस में पढ़ा था। न्यूक्लिएज क्या कर रहा था? न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ रहा था। और अब ये न्यूक्लियोटाइडेज यहाँ पे आ गया। न्यूक्लियोटाइडेज किसका पार्ट है? इस एंटेरिकस का पार्ट है, आंतरिक रस का पार्ट है। ये क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड प्लस का फॉस्फेट ग्रुप में तोड़ देगा, जो कि न्यूक्लिक एसिड के सबसे मोनोमर यूनिट आ जाती है, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ये हमारा पूरा डाइजेशन हुआ, केमिकल डाइजेशन। माउथ में कैसे हुआ, स्टोमक के अंदर कैसे हुआ, इंटेस्टाइन के अंदर कैसे हुआ, कौन कौन से जूस आए, बाइल क्या होता है, बाइल में एंजाइम नहीं होते, किससे मिलके बना होता है, फोस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल से मिलके बना होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने आज के लेक्चर में की, जो कि नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में एक बहुत ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।